नमस्कार, मैं जिम रॉन हूं। आज कुछ मिनटों के लिए आपसे मिलकर अपनी कहानी बताना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपको अपनी कहानी संक्षेप में बताऊंगा और कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मैंने कैलिफोर्निया और एरिजोना के कुछ हाई स्कूल क्लासरूम में लेक्चर दिए हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी, जैसे पेपरडाइन यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स से बात करने का मौका मिला है जो अपने और अपने फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं, अपने देश अमेरिका में इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। उन्हें ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। मैं सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी में खुद जाकर अपनी कहानी नहीं बता सकता, इसलिए वीडियो के जरिए आपको अपनी कहानी सुनाने का यह मेरे लिए शानदार मौका है। चलिए, मैं आपको संक्षेप में अपनी कहानी बताता हूँ। मैं आइडाहो के खेती वाले इलाके में पला बढ़ा। मेरे पिताजी अब भी दक्षिण पश्चिम आइडाहो में उसी पुराने घर में रहते हैं जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। अगली बर्थडे पर उनकी उम्र 91 साल हो जाएगी और मुझे उन पर बहुत गर्व है। मैंने हाई स्कूल किया और ग्रेजुएट हुआ, फिर 1 साल कॉलेज गया, लेकिन दूसरे साल के बीच में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं काफी स्मार्ट हूं, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ये मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। मुझे स्कूल में बने रहना चाहिए था, लेकिन तब मैंने सोचा कि अगर आप जॉब पाने के लिए काफी स्मार्ट हैं तो फिर और क्या चाहिए। बाद में पता चला कि यह बहुत बड़ी गलती थी। खैर, मैंने 19 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और काम करने लगा। कुछ समय बाद मैंने बहुत से वादे करके एक खूबसूरत लड़की को मना लिया कि वो मुझसे शादी कर लें, और सौभाग्य से हमारी शादी हो गई। थोड़े समय बाद हमने अपना परिवार शुरू किया। मैं बाहर मेहनत से काम कर रहा था और मुझे लगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर साल मैं थोड़ा और पीछे रह जाता था। मैं हमेशा अपने बजट से ज्यादा चीजें खरीद लेता था और समय पर पेमेंट करना मुश्किल हो जाता था। आखिरकार क्रेडिटर्स ने फोन करना शुरू कर दिया और कहने लगे, आपने कहा था चेक मेल में है। उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लगभग 25 साल की उम्र में मेरी जेब में सिर्फ चंद सिक्के थे, बैंक में कुछ भी नहीं था, और अपने परिवार से किए बड़े बड़े वादों को निभाने में मैं बहुत पीछे रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूं। मैं मेहनत करने को तैयार था। मेहनत करना मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था जो मैं करना चाहता था। फिर मेरी लाइफ में गुड फॉर्चून आया। कभी कभी गुड फॉर्चून को बयान करना मुश्किल होता है। कोई कमाल की चीज आपके साथ एक खास समय पर क्यों होती है। मेरे एक दोस्त का कहना है, चीजें बस यूं ही नहीं होती, चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी ही होती हैं। शायद यही बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा गुड फॉर्चून ये था कि मुझे एक बहुत अमीर आदमी से मिलने का चांस मिला। उस अमीर आदमी का नाम मिस्टर शोफ था, मिस्टर अर्ल शोफ। मेरे एक दोस्त ने उनके साथ काम करना शुरू किया था और वह मुझे इस व्यक्ति के बारे में बताने लगा। उसने कहा, आपको इनसे जरूर मिलना चाहिए। ये बहुत अमीर हैं, लेकिन इनसे बात करना बहुत आसान है और इनकी लाइफ फिलॉसफी कमाल की है। मेरा दोस्त उनके बारे में लगातार बताता रहा और मैंने सोचा कि मुझे इस इंसान से जरूर मिलना चाहिए। थोड़े समय बाद मेरी मुलाकात मिस्टर शोफ से हो गई और मैं उनसे मिलकर बहुत इंप्रेस हुआ। वह अमीर थे, उनसे बात करना आसान था और कुछ ही मिनटों में मैं दंग रह गया। मैंने मन ही मन कहा कि मैं ऐसा बनने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं। इतना अमीर और इतना मिलनसार, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। फिर मैंने सोचा, अगर मैं उनके आसपास रह सकूं और वो मुझे सिखाएं और कोच करें तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। और मेरी खुशनसीबी थी कि कुछ महीनों बाद इस अमीर आदमी मिस्टर शोफ ने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं उनके लिए काम करने लगा और मैंने अगले 5 साल उनके साथ काम करते हुए बिताए। दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन मुझे इस कमाल के इंसान के साथ उनके आखिरी 5 साल बिताने का मौका मिला, जो मेरी नई लाइफ के पहले 5 साल थे। उन 5 सालों में मेरा सपना पूरा हो गया। इस आदमी ने समय निकालकर मुझे सिखाया और मेरी कोचिंग की। उन्होंने मुझे सिखाया कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं, क्या डिसिप्लिन रखना है, कौन से स्किल्स सीखने हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि मुझे अपनी भाषा और पर्सनैलिटी में क्या बदलाव करने चाहिए। उन 5 सालों में उन्होंने मेरे साथ जो आइडियाज शेयर किए, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मेरी इनकम बदल गई, मेरा बैंक अकाउंट बदल गया, मेरा फ्यूचर बदल गया। उसके बाद से मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। 31 साल की उम्र तक मैं मिलियनेयर बन चुका था, तो मिस्टर शोफ ने मुझे इकोनॉमिक्स भी सिखा दी। सोचिए, सही वक्त पर अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके साथ ऐसे आइडियाज शेयर करने के लिए समय निकाले जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी लक की बात है।
बहुत से अमीर लोग अक्सर इतना समय नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया, और उनमें यह एबिलिटी भी थी। कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कैसे कहें। लेकिन मिस्टर शोफ में यह सब था, और उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो मैं समझ सकता था। उन आइडियाज का मेरी लाइफ पर गहरा असर पड़ा। काश वो आज जिंदा होते। अगर वो होते तो मैं आज उन्हें फोन करके एक बार फिर थैंक यू बोलता कि उन्होंने मुझे अपना समय दिया और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतने जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आज मुझे आपसे बात करने का इनविटेशन कैसे मिला। 30 साल पहले मैं बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में रहता था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, जिम, तुम्हें मेरी सर्विस क्लब में आकर अपनी कहानी सुनानी चाहिए। मेरा दोस्त रोटरी क्लब में था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी पता है। आइडाहो के फॉर्म के लड़के ने बेवर्ली हिल्स तक का सफर तय किया। मुझे पता है कि हमारे क्लब के मेंबर्स तुम्हारी कहानी सुनना पसंद करेंगे। क्या तुम हमारी ब्रेकफास्ट मीटिंग में आकर अपनी कहानी सुनाओगे? और मैंने कहा, ठीक है। मैंने एक छोटी सी टॉक तैयार की और उस सुबह जाकर अपनी कहानी सुनाई। उन्हें कहानी पसंद आई। फिर मेरे पास फोन आया। एक दूसरे क्लब से कॉल आया और उन्होंने पूछा, क्या आप आकर हमें भी वही कहानी सुनाएंगे? फिर एक और क्लब से कॉल आया जिसने कहा, हमने आपकी कहानी के बारे में सुना है, हमारी एक लंच मीटिंग है, क्या आप आकर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे? देखते ही देखते मैं थोड़ा थोड़ा समय निकालकर ऐसी ब्रेकफास्ट और लंच पर छोटी छोटी टॉक्स देने लगा। फिर एक दिन एक आदमी, जिसने मेरा टॉक करीब 3 बार सुना था, ने मुझसे कहा, क्या आप आकर मेरी मैनेजमेंट और सेल्स टीम से बात करेंगे? उसने कहा, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, और अगर आप थोड़ा टाइम निकालकर मेरी मैनेजमेंट और सेल्स पीपल से बात करेंगे तो मैं आपको पे करने को तैयार हूं। मैं सोचने लगा, वाह, अगर ऐसा हो जाए, अपनी कहानी और एक्सपीरियंसेस बताऊं और मुझे पैसे मिले। उसने कहा, मैं खुशी से पे करूंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही मेरे लिए एक बिल्कुल नए एडवेंचर की शुरुआत थी, अपनी कहानी स्पीच, टॉक, सेमिनार और लेक्चर में बांटने की। और अब ये काम मेरा सबसे सफल बिजनेस बन गया है, जो मुझे दुनिया भर में ले जाता है। इस बिजनेस ने मुझे दुनिया भर में घुमा दिया है। मैंने इसी साल कई देशों की यात्रा की। साल की शुरुआत में स्पेन में मेरा अब तक का सबसे बड़ा ऑडियंस था, 12,000 लोग। एक ही समय पर 10 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा था। पूरे ऑडियंस ने ईयरफोन लगाए हुए थे। मल्टी लैंग्वेज लेक्चर देने पर एक इंटरेस्टिंग बात होती है, आपको पता चल जाता है कि पंच लाइन पर कौन सी भाषा वाले लोग सबसे पहले हंसते हैं। सबसे पहले स्पेनिश बोलने वाले हंसते हैं, फिर फ्रेंच बोलने वालों को बात समझ आती है और वे हंसते हैं, फिर आखिर में इटालियन बोलने वालों को समझ में आता है, और सबसे अंत में जर्मन बोलने वालों को फाइनली बात समझ आती है। तब मैं मजाक में कहता हूं, लगता है जर्मन्स को आखिरकार समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भाषाओं को ट्रांसलेट होने में दूसरी भाषाओं से ज्यादा टाइम लगता है। मेरे लिए यह कितना एक्साइटिंग एडवेंचर रहा है। इस साल मैं इजराइल गया, मैंने फ्रांस में लेक्चर दिए, प्राग, तब के चेकोस्लोवाकिया की अपनी पहली ट्रिप की, लिस्बन, पुर्तगाल भी गया। पिछले साल मैं लंदन में लेक्चर दे रहा था, और संयोग से उसी रात लंदन में पावरोटी का कॉन्सर्ट था। तो लंदन के लोगों के सामने बड़ी दुविधा थी, वे जिम रॉन को सुनने जाएं या पावरोटी को सुने। मुझे मानना पड़ेगा कि पावरोटी को सुनने कहीं ज्यादा लोग गए, मुझसे करीब 1,50,000 ज्यादा। उन्होंने हाइड पार्क में फ्री कॉन्सर्ट किया था और 2,50,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश की वजह से सिर्फ 1,50,000 लोग आए। प्रिंस चार्ल्स से लेकर आम जनता तक सब बारिश में भीग गए, लेकिन फिर भी बैठकर पावरोटी को सुना। उस शाम मैं भी खुशी खुशी अपना सेमिनार कैंसिल करके बारिश में बैठकर पावरोटी को सुनने जाने को तैयार था। खैर, अब हमने मजाक में तय कर लिया है कि हम दोनों एक ही दिन एक ही शहर में परफॉर्म नहीं करेंगे। असल में ऐसा कुछ नहीं तय किया, मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन मेरे लिए दुनिया भर में घूमकर अपनी कहानी शेयर करना कितना एक्साइटिंग है, और खासकर आज आपके पास आकर आपसे मिलने का यह मौका मिलना। जब भी मुझे किसी हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी की क्लास में बोलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा एक्साइटेड हो जाता हूं। मेरे पास समय की लिमिटेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरीके से वीडियो के जरिए आपसे अपनी कहानी और कुछ आइडियाज शेयर करूं, जो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में, अभी जब आप एक स्टूडेंट हैं, तब आपकी बिजी लाइफ में, और आने वाले सालों में भी जहां भी आप होंगे, आपके बहुत काम आ सकते हैं। मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसमें से कुछ बातें मैं चाहता हूं कि आप लंबे समय तक याद रखें,
क्योंकि जिन आइडियाज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया है। अगर मैं अब वो बातें शेयर करके आपकी लाइफ पर भी असर डाल पाया और आप मुझे कभी चिट्ठी लिखकर या मिलकर ये बताते हैं कि मिस्टर रॉन, मैंने आपका वीडियो ध्यान से देखा और सच में आपने जो आइडियाज शेयर किए उनमें से कुछ ने मुझ पर गहरा असर डाला। इसकी वजह से मेरे बैंक अकाउंट में ये बदलाव आया, स्कूल में मेरे साथ ये हुआ और मेरे फ्यूचर में ये हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो जिस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे आइडियाज शेयर किए जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, मैं अब आपसे उन आइडियाज में से 3 बेसिक सब्जेक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। जब मैं उनसे मिला तब मेरी उम्र 25 साल थी। शुरू में जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो मैं बहुत से बहाने बना रहा था कि मैं अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे अपनी कहानी जरा बताओ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बिल भरने में पीछे चल रहा था। मेरी जेब में सिर्फ चंद सिक्के थे, बैंक में कुछ नहीं था और अपने परिवार से किए बड़े बड़े वादे पूरे न कर पाने की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे एक सिंपल सा फ्रेज दिया जिसने वाकई मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा, मिस्टर रॉन, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आपके लिए बदले तो पहले आपको खुद को बदलना होगा। और उन्होंने कहा, अगर आप नहीं बदलते तो अगले 6 साल आपकी जिंदगी के पिछले 6 सालों जैसे ही होंगे। आप तब भी बिलों में पीछे रहेंगे, आप तब भी अपने वादों में पीछे रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने मुझे इसे एक वादे के रूप में बताया। जब मैं 25 का था, मैंने उस प्रॉमिस को सभी इन सालों में याद रखा है और पिछले 30 सालों में इसे शायद 3 मिलियन से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया है। और ये आपके लिए भी उतना ही वैलिड है, तो ध्यान से इस प्रॉमिस को सुनिए। मेरे टीचर ने मुझसे कहा, नौजवान, अगर आप बदलेंगे तो सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। अगर आप बेहतर बनेंगे तो आपके लिए हर चीज बेहतर हो जाएगी। मेरे लिए यह कितना क्लियर संदेश था। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी फिलॉसफी बदलेंगे, अपने हैबिट्स बदलेंगे, अपनी सोच को रिफाइन करेंगे, अगर आप बदलेंगे और कुछ नए डिसिप्लिन अपनाएंगे, अगर आप अपने पुराने रास्ते से मुड़कर फ्यूचर के लिए नई लाइफ शुरू करेंगे, तो आपके साथ हर तरह की कमाल की चीजें होंगी। बस आपको बदलना होगा। मिस्टर शोफ से मिलने से पहले मैं अपनी उंगलियां क्रॉस करके कहता था, काश चीजें बदल जाएं। मुझे उम्मीद थी कि गवर्नमेंट बदल जाएगी, टैक्स स्ट्रक्चर बदल जाएगा, मेरा बॉस बदल जाएगा और मुझे ज्यादा पैसे देगा। मुझे उम्मीद थी कि इकोनॉमी बदल जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगे और मुझे उम्मीद थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर मेरे टीचर से मुझे पता चला कि ये सारी चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। असल में हमारे साथ जो कुछ होता है वो कुछ कुछ उस हवा की तरह है जो सब पर एक जैसी बहती है। और खासकर अमेरिका में रिकॉर्डेड इतिहास के पिछले 6,500 सालों में हमारे पास शायद अब तक की सबसे बेहतर हवा रही है। इकोनॉमिक्स और सर्कमस्टेंसेस के मामले में एक फ्री कंट्री में जीना, डेमोक्रेसी और फ्रीडम, बढ़िया इकोनॉमी। हाँ, बीच बीच में मुश्किलें आईं, लेकिन पिछले 6,500 सालों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में हमारे पास अब तक की सबसे बेहतरीन हवा रही है। लेकिन अगर आप बस इस हवा को यूं ही बहने देंगे तो यकीन मानिए ये हवा आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। हम सबको इस हवा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने सपनों तक पहुंच सकें, अपनी मनचाही इक्विटीज तक, मनचाहा पैसा, मनचाही इनकम और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें पा सकें जो हम चाहते हैं। यही वो जगह है जहां हमें पहुंचना है। हमारे पास अच्छी हवा है, लेकिन हमें अपना फ्यूचर सिर्फ हवा के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमी के भरोसे, सिर्फ आजकल चीजें जैसी चल रही हैं उस भरोसे नहीं। हमें जो करना सीखना चाहिए वो है अपनी नाव का पाल ठीक से लगाना। अगर आप एक अच्छी सेल लगाना सीख लेंगे, और यही मेरे टीचर ने मुझे शुरुआती दिनों में सिखाया था। उन्होंने कहा, मिस्टर रॉन, हवा तो जैसी बहनी है वैसी ही बहेगी। पॉलिटिक्स अपनी पॉलिटिक्स रहेगी, इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी चलेगी और जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन आपको ये सीखना है कि किसी बेहतर हवा की विश मत करो, वो तो नासमझी होगी। असली बात यह है कि आप इतनी विजडम, इतने स्किल्स और इतनी लर्निंग की इच्छा करो कि आप एक बेहतर पाल लगा सको। और यही मैंने 25 की उम्र में किया। मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन इकोनॉमी को बदलने के लिए नहीं, कम्युनिटी को बदलने के लिए नहीं और न ही गवर्नमेंट को बदलने की कोशिश करने के लिए। अब मैं आपसे गोल सेट करने के बारे में बात करना चाहता हूं। अपनी गोल्स वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में कुछ आइडिया देना चाहता हूं। ये चीज मेरे लिए शुरुआती दिनों में बहुत मददगार साबित हुई थी। मिस्टर शोअफ ने मुझे और बहुत सी बातें सिखाई, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिसे मैंने तुरंत अपना लिया
और बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में मेरी इनकम कुछ 100 रुपए महीने से बढ़कर कुछ 1000 रुपए महीने हो गई। कुछ पर्सनल डेवलपमेंट वाली चीजों में मुझे शुरुआत करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, लेकिन गोल सेटिंग को मैंने तुरंत पकड़ लिया और उसी समय से उस पर काम शुरू कर दिया। हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, और वाकई गोल सेट करके, प्लान बनाकर और उन्हें अमल में लाकर आप अपनी पर्सनल लाइफ और सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, ये सोच पाना भी मुश्किल है। आपके मन में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगें तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मिस्टर शोअफ ने मुझसे कहा, मिस्टर ओवेन, आप हमेशा से गोल बनाते आए हैं, लेकिन अब तक आपने शायद उन्हें बस यूं ही कभी कभार बिना किसी योजना के बनाया है, जानबूझकर और व्यवस्थित ढंग से नहीं बनाया। ये बात गौर करने लायक है कि हम सब पहले भी अपने लिए कुछ ना कुछ गोल बनाते रहे हैं, बस हमने अभी तक उन्हें सच में सोच समझकर, सावधानी से, एक प्लान के साथ, पक्के इरादे से और लगातार नहीं बनाया था। मिस्टर शोअफ ने मेरे अब तक के सही कदमों के लिए मेरी तारीफ की और मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं पहले से भी काफी कुछ जानता था। हमें भी यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले अपने अभी तक के सफर के लिए खुद को थोड़ा क्रेडिट दें, है ना? हम किसी ना किसी तरह यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचना भी अपने आप में एक गोल था। हमने पहले भी कुछ गोल बनाए, कुछ काम किए। हो सकता है अब तक हमने ये सब जरा ढीले ढाले तरीके से या कभी कभार ही किया हो, उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन अब आगे से कुछ छोटे छोटे सुझावों की मदद से, जो मेरे लिए बड़े काम के रहे, मेरा मानना है कि आप वाकई सोच समझकर पक्के प्लान बनाने शुरू कर सकते हैं। इस तरह आप अपने गोल्स और सपनों को इतने जबरदस्त तरीके से तय करेंगे कि वे आपको खुद ही अपनी तरफ खींचने लगेंगे। हम मुख्य रूप से 5 चीजों से प्रभावित होते हैं। पहली चीज है माहौल। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। जहां हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, ट्रैफिक, मौसम, धुंध, स्मॉग वगैरह, ये सब हम पर असर डालते हैं। दूसरी चीज है घटनाएं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, चाहे वो निजी घटनाएं हों या कम्युनिटी की या देश दुनिया की, इन सब का असर हम पर पड़ता है। हम में से कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी प्रभावित होते हैं। क्या आपको मिसाइल संकट याद है? यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्हें 1960-61 का वह क्यूबा मिसाइल संकट याद हो। वह दौर वाकई गजब का था। हुआ यूं कि हमें पता चला कि ख्रुश्चेव ने क्यूबा में अपने मिसाइल तैनात कर दिए हैं और लॉन्च साइट्स तक तैयार कर ली हैं। ये खबर हमारे युवा राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को दी गई, तो कैनेडी ने ख्रुश्चेव को फोन करके कहा, निकिता, आप अपने मिसाइल क्यूबा में नहीं लगा सकते। हमें आपके साइट्स का पता चल गया है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस पर ख्रुश्चेव ने उस युवा राष्ट्रपति को परखने के लिए जवाब दिया, सुनिए मिस्टर कैनेडी, हम अपने मिसाइल जहां चाहें वहां लगाएंगे। कैनेडी ने फिर कहा, नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील दूर क्यूबा में मिसाइल नहीं लगा सकते। ख्रुश्चेव ने कहा, अगर हमारी इच्छा होगी तो हम जरूर लगाएंगे। कैनेडी बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, और माहौल और भी गर्मा गया। ख्रुश्चेव ने कहा, मिसाइल लेकर हमारे जहाज रास्ते में हैं। कैनेडी ने साफ कहा, हम उन जहाजों को पहुंचने नहीं देंगे। अब तो स्थिति बेहद गंभीर हो गई, मानो दुनिया एक युद्ध के कगार पर थी। मेरे कुछ दोस्त तो कहने लगे, चलो दुनिया के उस पार ऑस्ट्रेलिया निकल चलते हैं। ख्रुश्चेव ने धमकी दी, अगर तुमने हमारे जहाजों को हाथ लगाया तो युद्ध होगा। कैनेडी ने जवाब दिया, शायद आप समझ नहीं रहे, अगर युद्ध हुआ तो आप दुनिया से मिट जाएंगे। उस दौर में लोग अपने घरों के पीछे बम शेल्टर बना रहे थे, आंगन में गड्ढे खोदकर तैयारियां कर रहे थे। यह ऐसी घटना थी जिसने हम सबको प्रभावित किया। उस समय के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन रस्क ने हालात को सबसे अच्छी तरह बयां किया। उन्होंने कहा, कैनेडी और ख्रुश्चेव आमने सामने टकटकी लगाए खड़े थे, और शुक्र है कि आखिरकार ख्रुश्चेव ने पलक झपक दी। ख्रुश्चेव ने कदम पीछे खींचते हुए सोचा कि बेहतर होगा अपने मिसाइल वापस ले जाए, और उसने वही किया। तब जाकर पूरी दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम सबको प्रभावित करती हैं। तीसरी चीज है ज्ञान। आपने अब तक जो भी सीखा है वह सब आपको प्रभावित करता है। आपने जो किताबें पढ़ी हैं, जो तजुर्बे हासिल किए हैं, जो समझ आपने जुटाई है, ये सब मिलकर आपका नजरिया बनाते हैं और आपके फैसलों पर असर डालते हैं। चौथी चीज है नतीजे। आपके पिछले परिणाम, आपके अब तक के सफलताएं या असफलताएं,
इन सब का असर आप पर होता है। आपके वर्तमान आर्थिक हालात, आपके अब तक के सारे नतीजे, ये सभी मिलकर आपको प्रभावित करते हैं। और पांचवी चीज है भविष्य को लेकर आपका नजरिया। इन पांचों में मेरी राय में एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके जीवन पर सबसे ज्यादा खिंचाव भविष्य का हो। ध्यान रखें कि आपके ऊपर सबसे गहरा प्रभाव आने वाले कल का होना चाहिए। कुछ लोग सबसे अधिक अपने माहौल से या अपनी संगत से या अपने आसपास जो चल रहा है उससे प्रभावित होते हैं। कुछ लोग अपने अतीत से, अपनी नाकामियों से, जो नहीं कर पाए, जो नहीं मिला या किसी त्रासदी से खुद को सबसे ज्यादा प्रभावित होने देते हैं। उन्होंने उन बीती बातों को अपने जीवन पर हावी होने दिया है। लेकिन अगर आप सच में एक बढ़िया, अनोखा जीवन, द गुड लाइफ जीना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके ऊपर भविष्य का असर सबसे ज्यादा हो। भविष्य का सामना करने के दो तरीके होते हैं। एक है आशंका और डर के साथ भविष्य से डरना, अनिश्चित रहना। वो क्या होगा अगर वाला खेल जो मैं भी कभी खेला करता था। क्या होगा अगर पैसे खत्म हो गए, अगर सरकार फेल हो गई, अगर युद्ध छिड़ गया। इस तरह आप नकारात्मक सोच के दलदल में फंस सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपने दिमाग का अनुशासन नहीं करेंगे तो आने वाले कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल के बारे में डर और चिंता से भर जाना बिल्कुल आसान है। यह तो एक तरीका हुआ डर के साथ जीना। दूसरा तरीका है उम्मीद और उत्साह के साथ भविष्य को देखना। अगर आप अपने मन को इस तरह ढाल लें कि आप भविष्य से डरने की बजाय उसका उत्साह से इंतजार करें, तो यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। सोचिए, भविष्य कितनी जल्दी आने वाला है। अगला पल ही भविष्य है। गुजरा हुआ कल तो तेजी से पीछे छूट रहा है और भविष्य पलक झपकते सामने चला आ रहा है। हम सभी का ध्यान हर वक्त उसी आने वाले भविष्य पर रहता भी है। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन, आने वाले कुछ साल, यही हमारा भविष्य है। भविष्य का स्वागत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सुनिश्चित करें कि उसके एक बड़े हिस्से की रूपरेखा आपने अभी से अपनी जिंदगी के लिए तैयार कर रखी है। कुछ भविष्य की बातें हम पहले से ही अंदाजे से भांप लेते हैं। लगता है इंसान नई नई चीजें ईजाद कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले बूम की उम्मीद कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा और आराम के लिए रोज नई चीजें बन रही हैं। हम सोच सकते हैं कि कुछ बड़ी बीमारियों पर जीत पा ली जाएगी, कैंसर का इलाज मिल जाएगा। ऐसी कई सकारात्मक संभावनाओं के बारे में सोचकर भी हम उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अपनी खुद की जिंदगी के भविष्य को लेकर सच्चा उत्साह तभी आ सकता है जब आप उसे अच्छी तरह डिजाइन करें। इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा चित्र बनवाता हूं। जरा कागज पर 4 छोटे डिब्बे बनाइए। पहला बॉक्स का नाम रखें पोटेंशियल यानी क्षमता, दूसरा एक्शन कदम, तीसरा रिजल्ट्स नतीजे और चौथा एटीट्यूड रवैया या नजरिया। ध्यान रखिए, इन चारों का एक दूसरे पर असर होता है। सब कुछ एक दूसरे को प्रभावित करता है। हम प्रायः वैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसा हम महसूस करते हैं। कुछ हद तक हमारा बुद्धि भाग काम करता है, लेकिन हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी भावनाएं ही होती हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, यही तय करता है कि आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना असल में स्किल की समस्या नहीं है। बेहतर पढ़ने के लिए आप कुछ नई स्किल जरूर सीख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप सभी को यहाँ आने से पहले पढ़ना आता ही था। इसलिए आप पढ़ते हैं या नहीं, ये वास्तव में स्किल की नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड की समस्या है। आप किस दिशा में जाते हैं, ये भी आपका रवैया ही तय करता है। आप खुश रहने का फैसला करते हैं या उदास रहने का, ये आपका एटीट्यूड है। किसी स्थिति पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये मुख्य रूप से आपके रवैये पर निर्भर है। आप किसी बात की परवाह करना चुन सकते हैं या बिल्कुल ना करने का रुख अपनाना चुन सकते हैं। आप ध्यान से सुनना चाहें तो सुन सकते हैं या अनसुना करना चाहें तो कर सकते हैं। आप किसी मौके पर जाना चाहें तो जा सकते हैं या न जाना चाहें तो नहीं जाएंगे। आप वहां मौजूद रहने या न रहने का फैसला ले सकते हैं। फैसला करना या टालना, ये सब आपके रवैये पर ही निर्भर है। एटीट्यूड ही आखिरकार निर्णायक फैक्टर है। आपका रवैया तय करता है कि आप अपनी कितनी क्षमता, पोटेंशियल को इस्तेमाल करेंगे। हम सब के भीतर कितनी क्षमता है, इसकी कोई सीमाएं तय नहीं है। हमें अभी अभी समझ में आना शुरू ही हुआ है कि इंसान की मानसिक और भावनात्मक क्षमता कितनी विशाल हो सकती है। एक पुरानी कहावत है, हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और बहुत देर से समझदार। ऐसा नहीं कि हम और समझदार नहीं हो सकते थे,
लेकिन जिंदगी ही इतनी छोटी मालूम पड़ती है कि हम अपनी सारी मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को पूरी तरह आजमा ही नहीं पाते। यही जिंदगी का एक रहस्य है जिस पर आप सोच विचार कर सकते हैं। खैर, हम अपनी क्षमता का कितना हिस्सा उपयोग में लाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। अगर हम अपनी बहुत कम क्षमता को काम में लगाते हैं, तो जाहिर है कि हमारी एक्शन प्लान भी कमजोर होगी। फिर इंसान कहता है, मैं सुबह जल्दी आकर रात देर तक काम क्यों करूं, अगर बदले में मुझे इतना ही पैसा मिलना है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, आखिर कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा क्या हासिल किया जा सकता है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो मैंने देखा लोग बड़े जिंदा दिल और जोशीले हैं, लेकिन वे यह तरकीब लगाने की फिराक में भी थे कि कैसे कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा कमा लिया जाए। आपने भी शायद ऐसा फलसफा सुना होगा। याद रखिए, हर चीज के 4 पहलू होते हैं: कारण, परिणाम, दिशा और मंजिल। कम काम और ज्यादा कमाई वाला नजरिया आपको एक खास दिशा पर ले जाता है, और उस सोच का अंतिम अंजाम क्या होगा? क्या आखिर में हम यह चाहेंगे कि कुछ करें ही नहीं और सब कुछ मिल जाए? जो लोग इस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, वे आमतौर पर कहते हैं, नहीं नहीं, हम आपको उतनी दूर नहीं ले जाना चाहते, वरना तो सबका दिवाला निकल जाएगा। वे खुद मानते हैं कि इतना आगे जाना ठीक नहीं। तो फिर सवाल उठता है, कितना आगे जाना ठीक है? किसी भी रास्ते पर बहुत दूर निकल जाने पर एक खतरे की रेखा होती है। एक बार रफ्तार पकड़ गई तो कभी कभी वापसी का रास्ता नहीं रहता। इसलिए अपनी सोच और फिलॉसफी को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और उसकी आखिरी मंजिल क्या होगी। एक अहम सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभी जिस रास्ते पर पिछले 1 साल से चल रहा हूं उसी पर चलता रहा, तो आने वाले 10 या 20 सालों में ये मुझे कहां ले जाएगा? 10 साल बाद आप यकीनन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सवाल है, कहां? आप फिलहाल जैसी किताबें पढ़ रहे हैं, जैसा अपने सोचने का नजरिया रखे हुए हैं, अपनी क्षमता का जितना उपयोग कर रहे हैं और जो एक्शन प्लान बनाए हुए हैं, ये सब मिलकर आपको अंततः कहां ले जाएंगे? हमें पक्का कर लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमें वहीं ले जाए जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। वरना 5-10 साल बाद ऐसा ना हो कि आप वहां पहुंच जाएं जहां आप हरगिज पहुंचना नहीं चाहते थे, वो कर रहे हो जो आप कभी करना नहीं चाहते थे, वो चला रहे हो जो आप चलाना नहीं चाहते थे, और ऐसी जगह रह रहे हो जहां रहने की आपने कभी तमन्ना नहीं की थी। अब अगले 10 साल को सुधारने का समय अभी है। अभी वक्त है कि हम अपनी फिलॉसफी, सोचने के ढंग को लेकर कुछ बेहतर नतीजे निकालें और जरूरी बदलाव करें। हमारी भावनाएं, हम अपनी क्षमता में से कितना निकालते हैं और हम क्या कदम उठाते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जो भी एक्शन हम लेते हैं उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमारी योजना कमजोर है और हम अपनी थोड़ी सी क्षमता का ही उपयोग कर रहे हैं, तो भला हमें कैसे नतीजे मिलेंगे? यकीनन बहुत खराब। अगर आपको खराब नतीजे मिल रहे हों तो आप कैसा महसूस करेंगे? घटिया, यानी आपको बुरा लगेगा। और जब आपको बुरा लग रहा हो, तब आप अपनी कितनी क्षमता लगाएंगे? आप कितनी नई क्लासेस या नई स्किल्स सीखेंगे? आप तो कुछ खास करने का मन ही नहीं करेगा। अब आपकी योजना और भी ढीली पड़ जाएगी। आप देरी से आएंगे, जल्दी निकलने की सोचेंगे, कम से कम काम करने के रास्ते खोजेंगे। इसका नतीजा और भी खराब आएगा। ऊपर से महंगाई, इन्फ्लेशन जैसे बाहरी कारक आपको और दबाव में डाल देंगे। अब आपको और बुरा महसूस होगा। अब आप अपनी क्षमताओं का और भी कम इस्तेमाल करेंगे और उससे भी कमजोर योजना बनाएंगे और फिर और घटिया नतीजे आएंगे। इस तरह यह चक्र नीचे की ओर घूमने लगेगा। असल में हमारी जिंदगी में लगभग हर चीज या तो ऊपर की ओर जा रही होती है या नीचे की ओर। कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, या तो आप चलते रहेंगे या गिर पड़ेंगे। बीच में बस पैडल रोककर संतुलित नहीं खड़े रह सकते। हम या तो चढ़ाई कर रहे होते हैं या फिसल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं या धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। हमारे महसूस करने के तरीके और हमारे जीवन में हो रही घटनाओं की श्रृंखला हमें या तो ऊपर उठा रही होती है या नीचे गिरा रही होती है। अगर हमें लगे कि हमारा सफर नीचे की ओर जा रहा है, तो हमें बीच में ही कहीं दखल देकर इस पूरी प्रक्रिया को बदलना होगा। सवाल है, अपनी जिंदगी में चल रहे इस गिरावट के चक्र को तोड़ने के लिए आप कहां हस्तक्षेप करें? जवाब है अपने रवैये, एटीट्यूड पर। हम जैसा महसूस करते हैं उसी के आधार पर कर्म करते हैं। आपने जो कुछ जाना है वो प्रभावित करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, और आपके साथ जो होता है
वो भी प्रभावित करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। इंसानों में एक कमाल की क्षमता है, कुछ शुरू करने से पहले वे उसका अंत अपने दिमाग में पूरा कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सवाल आता है, दिन की शुरुआत कब करनी चाहिए? जवाब है, दिन की शुरुआत करने से पहले ही उसे खत्म, यानी पूरी योजना बना कर लो। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी चीज को शुरू करने से पहले ही पूरा कर लिया जाए? बिल्कुल। जैसे आप घर बनाना शुरू करने से पहले उसका खाका, नक्शा पूरी तरह बना लेते हैं। मतलब किसी काम को शुरू करने से पहले इंसान के पास उसकी योजना तैयार होनी चाहिए। हम दिमाग में उसे पहले ही अंत तक डिजाइन कर सकते हैं, फिर उसे अंजाम देने की शुरुआत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गोल्स आपके लिए चुंबक की तरह बन सकते हैं। अभी आपको अपने भविष्य की तरफ से खिंचाव, पुल महसूस होना चाहिए। कुछ चीजें तो सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ही आपको आकर्षित करती हैं। जैसे आपको आने वाली संभावनाओं का अंदाजा है, अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है, मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इन सब के बारे में जानकर आप मन ही मन उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में सच्ची तरक्की के लिए आपको अपना भविष्य खुद योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना होगा, ताकि वह आपको खींच सके। अगर आपने अपने भविष्य को अच्छी तरह डिजाइन किया तो वह आपको जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपके लक्ष्य चुंबक जैसे खिंचाव वाले बन जाएंगे। वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगेंगे। आप अपने गोल को जितना बेहतर परिभाषित करेंगे, उसका आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। अब एक अगली अहम बात यह है कि अपने हर गोल के पीछे ठोस कारण, रीजंस तय करें। हम अपनी गोल्स वर्कशॉप में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस समझ लें कि आपके लक्ष्य का उद्देश्य, पर्पस क्या है। मेरा मानना है कि मकसद की ताकत वस्तु, ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती है। कोई भी चीज अगर साफ साफ परिभाषित होगी तो वह आपको आकर्षित करेगी। लेकिन जब किसी चीज के पीछे आप एक मजबूत मकसद जोड़ देते हैं तो उसका खिंचाव आप सोच नहीं सकते कितनी गुना बढ़ जाता है। यहीं से वह ऊर्जा आती है जो आपको सुबह जल्द जागने के लिए प्रेरित करती है, रात देर तक जगकर मेहनत करने का जज्बा देती है, पूरे दिन अपने लक्ष्य पर डटे रहने के लिए उत्साहित करती है। यही मकसद आपको किताबें पढ़ने, जवाब खोजने और एक एक्शन गेम प्लान तैयार करने के लिए उकसाता है। जब आपके दिन का कार्यक्रम पूरी तरह आपके डिजाइन और मकसद के साथ तय होता है तो सुबह का सामना करने का अलग ही जोश होता है। मान लीजिए आपके पास एक आलीशान घर का लक्ष्य है, कहें $500,000 मूल्यों का घर, तो वह लक्ष्य अपने आप में आपको प्रेरित करेगा। लेकिन अगला सवाल आता है, उस घर को लेने का आपका मकसद क्या है? आप कह सकते हैं, वो घर इसलिए ताकि मेरे परिवार को एक खास एहसास मिलेगा, उन्हें गर्व महसूस होगा, मुझे एक प्रतिष्ठा मिलेगी और मैं दोस्तों रिश्तेदारों की बढ़िया खातिरदारी कर पाऊंगा। देख रहे हैं, अब हम असली खींचने वाली बातों पर आ गए हैं। मकसद वाकई जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है। आपका मकसद आपके जीवन और आपकी जीवन शैली के लिए भी हो सकता है। सोचिए, आप कैसा अनोखा इंसान बनना चाहते हैं, आप दूसरों पर कैसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। जिस इंसान आप बनेंगे उसके बदले में आपको लोगों से कैसी धन्यवाद और सराहना मिले। आप ये सब क्या चाहते हैं? जब आप ये सपना बुनना शुरू करते हैं कि आप क्या बन सकते हैं, दूसरों पर कितना असर डाल सकते हैं, इससे आपको कितनी खुशी मिलेगी और बदले में कितना संतोष और सम्मान मिलेगा, तब आप अपने जीवन के लिए एक अविश्वसनीय मकसद तैयार करना शुरू कर देते हैं। और अपने उस मकसद में परिवार और दोस्तों को जरूर शामिल करें, क्योंकि अक्सर हम दूसरों के लिए जो करते हैं उसका आकर्षण हमारे खुद के लिए किए कामों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप खुद को एक बेहद उदार व्यक्ति के रूप में देखने लगें, जो लोगों को ऐसी सुविधाएं दे रहा है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो उन्हें वो हासिल करने में मदद कर रहा है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो जरा सोचिए आपको इससे कैसा महसूस होगा। आप ऐसे कामों से कैसे इंसान बनेंगे, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपको इन बातों पर गंभीरता से सोचने, बात करने और अपनी योजनाओं में इनको शामिल करने की जरूरत है। याद रखें, आपकी जिंदगी के ज्यादातर सवालों के जवाब आपको किसी एक वीकेंड में नहीं मिल जाएंगे, वे आपके खुद के अनुभवों से मिलेंगे। लेकिन अगर हम आपको बस सही दिशा में शुरुआत करा दें, यदि आप पढ़ना शुरू करें, सवाल पूछना शुरू करें और कागज पर सोचना यानी अपने विचार लिखना शुरू करें, तो यहीं से आपके जवाबों की धारा बहने लगेगी। कुछ सेमिनार या लेक्चर सुनने में वादा करते हैं कि आपके सारे मसले 2 दिन में हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कहना ज्यादती होगी। मेरे एक अमीर दोस्त ने मुझे एक बार कहा था,
मिस्टर रोहन, मैं आपको क्या सोचना है ये बताकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं तो बस आपको यह दिखाकर मदद करना चाहता हूं कि कैसे सोचना है, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी के जवाब आपके अपने अनुभव और आपके अपने दिमाग की उपज होंगे। हाँ, कुछ दिशा निर्देश जरूर मिल सकते हैं जो भविष्य के उत्तर खोजने में आपकी मदद करेंगे। और अगर ऐसा हो जाए तो वाकई यह वीकेंड बहुत मूल्यवान साबित होगा। हो सकता है इस वीकेंड में हमें कुछ जवाब मिले हों, लेकिन आपकी बाकी जिंदगी के अधिकतर जवाब आपके अपने अनुभव, आपकी खुद की समझ बूझ और आपकी सोचने की शक्ति से आएंगे। अच्छी बात यह है कि अब आपके अंदर और बेहतर तरीके से पढ़ने की, बेहतर तरीके से सोचने की, अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से डिजाइन करने की और बेहतर लक्ष्य बनाने व अपना टाइम अच्छे से मैनेज करने की एक नई क्षमता विकसित हो चुकी है। जीवन शैली, अपने मूल्य, अपनी विशेषता, अपनी बुद्धिमत्ता और जागरूकता, इन सब की अब आपको और गहरी परख होने लगी है। ये पूरी प्रक्रिया मिलकर आपको सोमवार से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के अविश्वसनीय मौके देने वाली है। आने वाले हफ्तों और महीनों में आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है, शायद इस वक्त आपको उस पर यकीन न हो, लेकिन बहुत जल्दी आप खुद अनुभव करने वाले हैं। मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले मिस्टर शोअफ से ये सब सीखा था, तब मैं रातों को सो नहीं पाता था। शुरू शुरू में तो ये सब बातें मेरे लिए इतनी रोमांचक थीं कि यकीन ही नहीं होता था। मैं तो 118 पाउंड तक घट गया था। जी हाँ, मैं खुशी और उत्तेजना के मारे खाना तक नहीं खा पाता था। मेरी भूख प्यास जैसे गायब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बस उत्साह से कांप रहा था, ये सोचकर कि आखिर मुझे दौलतमंद बनने का, खुशहाल रहने का, बढ़िया लाइफस्टाइल जीने का, दुनिया घूमने का, इज्जत पाने का और लोगों पर असर डालने का राज मिल गया है। इतना सब जानकर शुरू में मैं संभाल नहीं पाया। सच में उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आती थी। आखिरकार मुझे अपने जज्बात को संभालना और काबू में रखना आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये ज्ञान की खिड़कियां पहली बार खुलती है, खासकर शुरुआती दौर में, तो यह सब बेहद रोमांचक होता है। जब आप सोचने लगते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कितने लोगों पर असर डाल सकते हैं, कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं, कितने हाथों को छू सकते हैं, यह सब अविश्वसनीय लगने लगता है। आज इतने सालों बाद भी मैं इन संभावनाओं के ख्याल से मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप 17 सालों से ये सेमिनार कर रहे हैं, क्या आपको अब ये सब दोहराना बोरिंग नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बार के सेमिनार को लेकर उतना ही उत्साहित हूं जितना अपने पहले सेमिनार को लेकर था, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा अनुभव और निपुणता है। पहले जब शुरू किया था तब मुझे अपनी ही फिक्र और घबराहट रहती थी, लेकिन अब मैं पूरे जोश के साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलता हूं। और मुझे ये सोचकर सबसे ज्यादा उत्साह मिलता है कि आप में से कुछ श्रोता बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं जहां मैं 25 साल की उम्र में खड़ा था। यहां बताई गई कुछ बातें आप में बिल्कुल वैसी ही चिंगारी जलाएंगी। आगे चलकर आपके पास भी खुद के अनुभवों की कहानियां होंगी। कौन जानता है, आप में से कोई अपनी किताब लिखेगा, कोई अपने सेमिनार करना शुरू करेगा, शायद दुनिया भर में घूमकर लोगों को प्रेरित करेगा। पता नहीं एक वीकेंड की इन बातों से क्या क्या कमाल हो जाए। यही ख्याल मुझे उत्साहित करता है। आप कभी नहीं जानते कि आप किन किन लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, किसको कौन सा आइडिया जचा है। इतने सारे संजीदा लोग जो बदलाव लाने और नई जानकारी लेने यहां आए हैं, कौन कहां तक जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन पिछले दर्जन भर सालों में मुंह तक अनगिनत खत और कहानियां लोगों की आ चुकी हैं। इसलिए मैं इतना जरूर जानता हूं कि ऐसे मौकों से जिंदगी में बहुत कुछ निकल सकता है। अब मैं आपको एक आखिरी अहम बात बताना चाहता हूं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का असली फायदा वह चीज नहीं होती जो आपको मिलती है, बल्कि वह इंसान होता है जो उस लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया में आप बन जाते हैं। करोड़पति बनना एक बढ़िया लक्ष्य है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण वह 1 करोड़ रुपए नहीं है। वे पैसे तो सूची में दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर होंगे। असली कारण है वो शख्सियत जो आप उस दौलत को कमाने के लिए बना लेते हैं। एक बार जब आप करोड़पति बन जाते हैं, तब पैसे का स्थान आपके जीवन में दूसरे दर्जे पर होता है। आपने धन कमाने की जो काबिलियत, समझ और खूबियां विकसित की हैं, वे आपके पास रहती हैं जब तक कि आप खुद उनको ना छोड़ दें। इसीलिए अगर कहीं किसी वजह से आपका सारा पैसा चला भी जाए, तब भी आपने अपना ज्यादा कुछ नहीं खोया, क्योंकि आप वो इंसान बन चुके हैं जो वह धन कमाकर बना।
वास्तविक मूल्य उस व्यक्ति का है जो आप लक्ष्य हासिल करने में बन गए, न कि सिर्फ उस लक्ष्य का। इस बात को सही नजरिए से समझ लें तो अगर कभी आपका नुकसान भी हो जाए तो आप उसे ज्यादा दिल से नहीं लगाएंगे। कुछ साल पहले मेरे मोटर होम में चोरी हुई। वे लोग मेरा सारा सामान चुरा ले गए। टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चमड़े का ब्रीफकेस। ऐसी चीजों का मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो फिर से खरीदी जा सकती हैं। मुझे फिक्र थी तो बस अपने निजी जर्नल्स, डायरी की, जो सचमुच अनमोल थे और जिन्हें कोई दोबारा नहीं ला सकता था। इसीलिए मैं कहता हूं, चीजों के खोने का तब तक दुख मत कीजिए जब तक वे सच में व्यक्तिगत ना हों या उनसे जुड़ी भावनात्मक यादें न हों जिनका मूल्य पैसों से परे है। पैसा, सामान, ये सब तो आते जाते रहते हैं। एक बार मेरा सब कुछ, सारा पैसा सचमुच चला गया था। उस अनुभव की एक अनूठी बात यह थी कि जब मैंने ठीक से गणना की तो पाया कि मैंने अपने कुल असाधारण एसेट्स का सिर्फ 10% ही खोया था, क्योंकि मैंने सिर्फ पैसे खोए थे, खुद को नहीं। कुछ लोग अपना पैसा खो बैठते हैं और उसके साथ मानो अपना 90% सब कुछ खो देते हैं, और तब वे इमारत की 20वीं मंजिल से ऐसे छलांग लगाने की सोचते हैं मानो चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सारी कमाई चली भी जाए और आपको सच में ये समझ हो कि उस दौलत को हासिल करने के सफर में जो इंसान आप बने थे वो अब भी आपके अंदर है, तो आप खुद को जरा भी नहीं खोएंगे। पैसे गए हैं, आप नहीं गए। आपके पास आपका दिमागी पूंजी, आपकी समझ, आपकी अनूठी क्षमताएं और स्किल्स अब भी मौजूद हैं, और यही असली बड़ी पूंजी है। इसीलिए कहते हैं, पैसे का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। अगर आपका प्यार पैसे से है बजाय उस इंसान से जो उसे कमाने में आप बन गए, तो पैसा जाते ही आप अंदर से खाली हो जाते हैं। बाइबल में ईसा मसीह की एक कहानी है। उन्होंने एक धनवान युवक से कहा कि वो अपनी सारी दौलत बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे शिष्य बन जाओ। वो युवक यह सुनकर दुखी हो गया, पर गुरु यीशु कोई बेहुदा या अन्यायपूर्ण बात नहीं कह रहे थे। वे तो असली दौलत की ओर इशारा कर रहे थे। अगर वो युवक सच में एक धनी व्यक्ति बन चुका होता अपने गुणों से, तो वो अपनी सारी सांसारिक संपत्ति देकर भी कुछ नहीं खोता, क्योंकि वो इंसान तो फिर भी वैसा ही काबिल रहता जैसा वो बना था। तो एक बार जब आप असली मूल्यों को समझ लेते हैं, तब आप अपने लक्ष्यों का इस्तेमाल सिर्फ चीजें हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर इंसान बनाने के साधन के रूप में करने लगते हैं। अब आप जिंदगी के असली मकसद, अपने आप को बेहतर बनाते जाने पर केंद्रित हो जाते हैं। आप फसल उगाते हैं तो सिर्फ अनाज पाने के लिए नहीं, बल्कि उस फसल को उगाने में जो मेहनत, धैर्य, दिमाग और अनुशासन आपने सीखा, असल कमाई वो होती है। जब पतझड़ के बाद किसान फसल काटता है, असली मूल्य उस धान, गेहूं या फल में नहीं होता, जितना उस पूरी प्रक्रिया में होता है जो उसने उस उपज को पैदा करने में सीखी। अच्छी फसल पाने के लिए आपको एक बेहद उद्यमी, एंटरप्राइजिंग इंसान बनना पड़ता है। आपको धैर्य रखना होता है, सूझबूझ लगानी होती है, समय पर खेत जोतना होता है, समय पर बीज बोना होता है, बराबर देखभाल करनी होती है, जरूरत पड़े तो और लोगों को काम पर लगाना होता है। तो असली इनाम उस फसल का बाजारू मूल्य नहीं है, बल्कि वो हुनर, व्यक्तित्व, अनुशासन और काबिलियत है जो आप अच्छे फल को उगाने में हासिल करते हैं। वही आपके लिए प्राथमिक मूल्य बन जाता है। जब आप दौलत कमाने की इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो फिर आप अपने पैसों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहते कि कहीं कोई चुरा लेगा या मरने के बाद कौन ले जाएगा वगैरह। क्योंकि अगर वो धन आपने खुद कमाया है, तो दरअसल आप उसकी सबसे कीमती चीज पहले ही हासिल कर चुके हैं, और वो है आपका अपना विकास, जो उसे कमाते वक्त हुआ। अब अगर आप इस फलसफे को अपने आने वाले हर प्रोजेक्ट पर लागू करेंगे, तो आपको जो खुशी, जो अनोखापन और जो सच्चा आनंद मिलेगा, वो कल्पना से परे है। सच कहूं तो आपको यकीन नहीं होगा। अब देखिए, सुबह बिस्तर से उठना तक कितना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप उस महान मूल्य के लिए उठ रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जो आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए बनना है। अब आपको अपने काम पर जाने का उत्साह रहता है। खुद को विकसित, ग्रो करना जिंदगी के सबसे बड़े मौकों और चुनौतियों में से एक है, और अब हर नया दिन आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली मूल्य चीजों, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं में नहीं है। अगर हम सिर्फ चीजों के पीछे भागते रहे तो अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों को हासिल करने की प्रक्रिया में खुद को बेहतर बनाने का जरिया बना लें,
तो फिर हमें पता चल जाता है कि सच्ची कीमत किस बात की है। और तब आपको जिंदगी में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप चकित रह जाएंगे। लोग वापस आकर आपको बताएंगे, जो चीजें मैंने अपनी 3 साला या 5 साला लिस्ट में डाली थी, उनमें से बहुत सारी तो मैंने पहले ही साल में हासिल कर ली। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर दंपति हमारे पास कई बार आते रहे। एक बार वे खुशी खुशी अपने नए रोल्स रॉयस और बेंटली कार में हमारे फार्म हाउस पर पहुंचे। उन्होंने कहा, हम तो बस आपको अपनी लिस्ट की कुछ चीजें दिखाने आए हैं जो हमने हासिल कर ली हैं। अविश्वसनीय, वे पति पत्नी एक एक रोल्स रॉयस खरीदने यूरोप गए थे। उनका लक्ष्य था 3 साल में अपने क्लिनिक का कारोबार दोगुना करना, और उन्होंने मात्र 10 महीनों में ही उसे डबल कर दिया। बिल्कुल यकीन नहीं होता है ना? हर 6 महीने में वे हमें अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहते हैं। बताइए अब हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने एक बार जो ये प्रोग्राम अपनाया, वे लक्ष्य पर ऐसा निशाना साधते चले गए कि खुद हैरान हैं कि इतनी सारी अद्भुत चीजें उनकी जिंदगी में घट रही हैं। जब आप इन सिद्धांतों पर सच्चे दिल से काम करते हैं तो जिंदगी के अच्छे सरप्राइज आपके पक्ष में जुटने लगते हैं। अच्छी चीजें आमतौर पर उनके साथ होती हैं जो दुनिया में निकलकर कुछ करने लगते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, बदलाव ला रहे होते हैं। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, पर देखिए, किस्मत वास्तव में सिर्फ इतना है कि जब कोई अवसर सामने आए तो आप उसका फायदा उठाने के लिए तैयार हों। यानी आप वहां मार्केट प्लेस में सक्रिय हों जहां अच्छे मौके गिरने वाले हैं। अगर आप मैदान में ही नहीं होंगे तो जाहिर है कुछ नहीं होगा। किस्मत आमतौर पर घर में छिपे व्यक्ति को ढूंढने नहीं आती। किस्मत तो अक्सर उन लोगों पर बरसती है जो बाहर मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए किसी सेल्समैन की एक बहुत बड़ी सेल यूं ही अचानक हो गई तो लोग कहेंगे, वाह क्या लक था। लेकिन असल में वो उसकी 20वीं कोशिश रही होगी। उस सेल्समैन ने 18-19 बार कई ग्राहकों से ना सुनी होगी, पर उसने काम जारी रखा और 20वें ग्राहक पर आकर सौदा पक्का हो गया। बहुतों को लगेगा जैसे कहीं आसमान से एक विक्रय सेल टपक पड़ी, पर वह सिर्फ उसे मिली क्योंकि वह लगातार 19 असफल प्रयास के बाद भी मैदान में डटा रहा। अगर वह सेल्समैन घर बैठा रहता तो वो आसमान से टपकने वाला ग्राहक भी हाथ ना आता। आप गुफा में छुपे रहेंगे तो जब मौके आसमान से बरसेंगे आप खाली रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आप बाहर दुनिया के मैदान में डटे रहें, मेहनत करते रहें। वहीं पर मेहनत करते लोगों पर अच्छी चीजों की बारिश होती है। मेरी जर्नल्स मेरी अपनी लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा हैं, और अगर आप मेरी लाइब्रेरी देखें और मेरी जर्नल्स देखें तो मैं आपको बताता हूं, आपको कहना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी और ये जर्नल्स एक बहुत सीरियस स्टूडेंट के हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर रैंड को दुनिया भर में अपने एक्सपीरियंस पर लेक्चर देने और बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो मैं चाहता हूं आपके साथ भी ऐसा ही हो। ऐसी वैल्यू की बातें आपने नोट करके रखी हों जिन्हें आप बाद में फिर से देख सकें, रिव्यू कर सकें और जो आगे चलकर आपके लिए वैल्यूएबल बन जाए। तो यही मेरा पहला टॉपिक था, पर्सनल डेवलपमेंट। अपने जॉब से ज्यादा खुद पर मेहनत करें, स्किल्स डेवलप करें, लेसन सीखें, क्लासेस लें। इन दिनों आपको जो भी सिखाया जा रहा है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करें, और फिर बाद में आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है और उसे अपने बिजनेस, अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर के लिए कैसे रिफाइन करना है। लेकिन मेन बात है इसे हासिल करना और पर्सनल चेंज, पर्सनल डेवलपमेंट की इस प्रक्रिया को शुरू करना। और मुझे इसे एक बार फिर कहने दीजिए, अगर आप बदलेंगे तो सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। जब आप कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद अपने प्रोग्रेस पर यकीन नहीं होगा। आर्थिक तौर पर, अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों में, और चाहे आप स्पोर्ट्स में हों या इकोनॉमिक्स में या कुछ भी, मैं कहता हूं कि खुद को पर्सनल चेंज और पर्सनल वैल्यू के लिए कमिट करने की यह प्रक्रिया आपकी लाइफ को यूनिक और वैल्यूएबल बना सकती है। अब दूसरा टॉपिक, गोल सेट करना। मिस्टर शेल्फ ने मुझे गोल सेट करने पर कुछ टिप्स दिए जिन्होंने मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी, और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आइए गोल सेट करने की बात करते हैं, और मैं इसे पर्सनल डेवलपमेंट से भी जोड़ना चाहता हूं। आप देखेंगे कि मैं यह कैसे करता हूं। गोल सेट करना यानी हमें फ्यूचर पर नजर डालनी होगी। एटीट्यूड के हिसाब से 4 चीजें हैं जिन पर विचार करना चाहिए। पहला है कि आप पास्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इस बारे में आपको मैं सबसे अच्छी सलाह दे सकता हूं। पास्ट को एक स्कूल की तरह ट्रीट करें। जो गलतियां आपने की, जो चीजें गलत हुई, जो चीजें काम नहीं आई, उनसे सीख लें और पास्ट को आपको सिखाने दें।
पास्ट को अपनी पीठ पर बोझ की तरह लाद कर मत चलिए और पास्ट को एक डंडे की तरह इस्तेमाल करके खुद को मत पीटिए। बीते हुए नुकसान, नाकामियां, गलतियां, पास्ट को एक स्कूल ही रहने दें, चाहे टफ स्कूल ही सही। हम सब ने मुश्किल चीजों का सामना किया है, तो अगर आप पास्ट के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो उससे सीख लें और उसे आपको सिखाने दें। अगला है कि आप फ्यूचर के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हमें फ्यूचर अच्छी तरह डिजाइन करना होगा। फ्यूचर को प्रॉमिस कहा जाता है। हमारी लीडरशिप सीरीज में हम सिखाते हैं भविष्य का प्रॉमिस आपके अपने फ्यूचर के लिए जबरदस्त ताकत बन सकता है। भविष्य का प्रॉमिस, भविष्य को डिजाइन करना। भविष्य का सामना करने के दो तरीके हैं, एक है डर या चिंता के साथ और दूसरा है उत्साह और उम्मीद के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दुनिया भर की यात्राओं में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग फ्यूचर का सामना डर और चिंता के साथ करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर अच्छी तरह डिजाइन नहीं किया है। उन्होंने मानो ये जिम्मा किसी और पर छोड़ दिया है कि वो आकर इसे ठीक करे। लेकिन फ्यूचर का सामना उत्साह से करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, और आप वास्तव में उत्साह के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं अगर आपका फ्यूचर एकदम क्लियर है, अगर आपका फ्यूचर अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूं आप कुछ बातों पर मेरे साथ गौर करें जिन्होंने मुझे सच में अपना फ्यूचर बदलने में मदद की, क्योंकि मैंने अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचा और विचार किया। और वह यह है, गोल सेट करने में बात बहुत सिंपल है। नंबर 1, तय करें कि आप क्या चाहते हैं। बस थोड़ा टाइम निकाल कर बैठें और खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए? मुझे किस तरह की स्किल्स चाहिए? मुझे फ्यूचर में कितनी इनकम चाहिए? मैं क्या चाहूंगा? मैं कहां जाना चाहूंगा? कौन सी जगहें हैं जहां मैं जाना चाहूंगा? कौन सी आदतें हैं जिन्हें मैं अपनाना चाहूंगा? कौन से स्किल्स मैं सीखना चाहूंगा? आप बस थोड़ा टाइम लें और सोचें कि आपको क्या चाहिए। पैसों के मामले में, दोस्तियों में, किन लोगों से आप मिलना चाहेंगे, कहां कहां जाना चाहेंगे, इन सब पर थोड़ा सोचें। फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आपने सोच लिया कि फ्यूचर के लिए आपको क्या चाहिए, तो उसकी एक लिस्ट बना लें। बस सारी चीजें लिख लें। यह सच में बहुत सिंपल प्रोसेस है। नंबर 3, सारी पुरानी लिस्ट संभाल कर रखें। मैं आपको बता रहा हूं, अपने पुराने गोल्स की लिस्ट संभाल कर रखने से मुझे बहुत फायदा हुआ। आज जब मैं 10 से 20 साल पहले बनाए अपने गोल्स और लिस्ट्स को देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, क्योंकि 20 साल पहले जिन चीजों को मैं इतना इंपॉर्टेंट समझता था, अब उनमें से कुछ चीजें तो मेरी नई लिस्ट में हैं ही नहीं। मेरे पास अब नई लिस्ट है। मैं ग्रो कर चुका हूं, बदल चुका हूं, मैच्योर हो चुका हूं। फिर भी मैं आपको वही एडवाइस दूंगा, डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उसे लिख लें। तीसरा, पुरानी लिस्ट संभाल कर रखें। और नंबर 4, जब आपकी लिस्ट में लिखी कोई चीज आपको मिल जाए या हासिल हो जाए तो उसे टिक करके मार्क कर दें कि हां, ये हो गया। लिस्ट रखने का मजा ही यही है कि चीजों को पूरा होने पर चेक ऑफ करना। और अगर आप इसमें थोड़ा ड्रामा जोड़ सकें तो देखिए, वही सच में हेल्प करता है। मैंने बहुत साल पहले स्पेन जाने का एक गोल सेट किया था। जब आखिरकार मैं पहली बार स्पेन गया तो मेरी गोद में मेरी वही जर्नल थी जिसमें मेरी वह लिस्ट थी। मैं रनवे पर पहियों के छूने का इंतजार करता रहा और जैसे ही पहिए मैड्रिड के रनवे पर छुए, मैंने उसी पल अपनी लिस्ट में उस आइटम को चेक ऑफ कर दिया, बस थोड़ा ड्रामा जोड़ने के लिए। तो लिस्ट का एक मजेदार हिस्सा यह है कि उसमें लिखी चीज को पूरा करके चेक ऑफ करना। अब अपने फ्यूचर को डिजाइन करने और लिस्ट बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्यूचर क्लियर हो जाए तो प्राइस चुकाना आसान हो जाता है। याद रखिए, हर प्रॉमिस के साथ एक प्राइस चुकानी पड़ती है। हर किसी को वो प्राइस देनी पड़ती है। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी को डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं। हर किसी को यह कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मैंने ये पाया है, अगर प्रॉमिस क्लियर और पावरफुल हो तो प्राइस देना आसान हो जाता है। प्राइस कुछ क्लासेस हो सकती हैं, कुछ बुक्स, कुछ डिसिप्लिन। प्राइस ये है कि आप ऐसी चीजें ढूंढें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं, आपको ग्रो करें, आपको चेंज करें, आपको डेवलप करें। तो सबसे पहला स्टेप है अपना प्रॉमिस डिजाइन करना। फिर सोचना है कि उसके लिए कौन सी प्राइस चुकानी है। मैं कहता हूं, वो प्राइस आसान होगी। मेरी ऑडियंस में कोई भी इसे चुका सकता है, चाहे आप कहीं भी हों, कहां से आए हों। आपका रंग मायने नहीं रखता, आपका धर्म मायने नहीं रखता, आप कहां पले बड़े ये मायने नहीं रखता, आपकी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपने भविष्य का प्रॉमिस खुद के लिए क्लियर कर लेंगे, जो चीजें आप चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जो चीजें आप पाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हैं,
जो स्किल्स आप चाहते हैं, जो घर आप चाहते हैं, जैसा फ्यूचर आप चाहते हैं, जैसे दोस्त आप चाहते हैं, जिंदगी में जितनी भी वैल्यूज आप चाहते हैं, अगर आप ये सब क्लियर कर लेंगे, ऐसी लिस्ट्स बना लेंगे और इसके प्रति सीरियस रहेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसकी कीमत चुकाना बहुत आसान होगा। कोई भी इसे चुका सकता है। और सबसे अच्छी सलाह जो मैं आपको दे सकता हूं वो ये है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। इडाहो के एक छोटे से फार्म का लड़का जो गुमनामी में पला बड़ा था, मैंने अपनी लाइफ बदल दी, उसे उलट पलट दिया, पूरी तरह घुमा दिया। मुझे इकोनॉमिक्स मिली, फ्यूचर मिला, प्रॉमिस मिला। और अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप ये कर सकते हैं। तो अपने गोल सेट करना शुरू कीजिए और देखिए कि आप फ्यूचर में हासिल करने वाली चीजों को लेकर और ज्यादा एक्साइटमेंट ला सकते हैं या नहीं। अब तीसरा टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उससे पहले गोल्स सेट करने के बारे में एक और पॉइंट। गोल सेट करने के सबसे बड़े कारणों में से एक यह है कि उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया में वे आपको क्या बना देते हैं। मेरे टीचर ने मुझे 25 की उम्र में जब मैंने शुरुआत की तो सलाह दी, जिम, आप मिलियनियर बनने का एक गोल क्यों नहीं सेट करते। उन्होंने कहा, इसका एक अच्छा रिंग है, पता है, आपके अकाउंटेंट को इंप्रेस करने के लिए इतने सारे जीरो हैं। उन्होंने कहा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां हूं। आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है, आपने 1 साल कॉलेज किया है, आपके पास एक खूबसूरत परिवार है, हर वजह है ऐसा करने की। आप मिलियनेयर बनने का गोल क्यों नहीं रखते। फिर उन्होंने कहा, अब सुनिए क्यों। और मैंने सोचा, इन्होंने मुझे कारण बताने की जरूरत नहीं, $1 मिलियन होना ही कितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा, नहीं तो आप असली बात मिस कर देंगे। मैं बताता हूं क्यों। उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको जो बनना पड़ेगा, बस उसी के लिए मैं बता रहा हूं। इस स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसे गोल सेट कीजिए जो उन्हें हासिल करने के लिए आपको कुछ बनाए। उन्होंने कहा, अब एक बार जब आप मिलियनियर बन जाएंगे तो जरूरी चीज पैसा नहीं है। मैंने सोचा, यह तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, सच में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो पैसा बस दे भी सकते हैं। खैर, मैंने उससे भी बढ़कर किया। मैंने सब खो दिया। 31 की उम्र तक मैं मिलियनियर था, 33 की उम्र तक मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। वो कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन जब मेरा सारा पैसा चला गया तब मुझे पता चला मिस्टर चा सही थे। कीमती चीज पैसा नहीं था, कीमती था वो जो पैसा कमाने के लिए मैं बन चुका था। मेरे पास जो स्किल्स थी, मार्केट के बारे में जो नॉलेज था, मेरे अंदर जो वैल्यूज थी, ये सब पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल थी। और याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको क्या मिलता है इससे आप वैल्यूएबल नहीं बनते, आप क्या बनते हैं यही आपको वैल्यूएबल बनाता है। तो अहम बात यह है कि ऐसे गोल रखें जो आपको बेहतर बनाएं। गोल इतने कम मत रखें कि आपको ग्रो करने, कुछ पढ़ने, कोशिश करने या खुद को स्ट्रेच करने की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसा कुछ मत चुनें जिसके लिए आपको अपनी नेकी या अपनी वैल्यूज छोड़नी पड़े या अपने प्रिंसिपल से समझौता करना पड़े। सही रास्ता बीच का है। ऐसे गोल्स रखें जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको ग्रो, चेंज, डेवलप होने में हेल्प करें और आपको आज से बेहतर बना दें। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। 40 की उम्र तक अमीर कैसे बने? अगर आप बहुत होशियार हैं तो 35 तक, और अगर आपको मेरी तरह कोई बढ़िया मौका मिल जाए तो उससे भी पहले। मैं बताता हूं मैंने ये कैसे किया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शब्द पसंद है। कुछ लोग अमीर बनने या वेल्दी बनने जैसे शब्द कहने में थोड़ा हिचकते हैं और मैं इसे समझ सकता हूं। मैं भी सोचता था, क्या अमीर या वेल्दी बनने की बात करना ठीक है? शायद ये शब्द थोड़े ज्यादा स्ट्रांग लगते हों। तो मुझे जो ठीक लगा वो है, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। मेरा मानना है कि खासकर अमेरिका में यहाँ हर व्यक्ति का यह हक और विरासत है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। अब मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अपनी डेफिनेशन बताता हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप अपनी खुद की पर्सनल रिसोर्सेज की इनकम से जीवन यापन कर सकें। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। अगर आपको महीने के $2 से 3 हजार डॉलर चाहिए, या $4 से 5 हजार डॉलर चाहिए, या $10 हजार चाहिए, कुछ लोगों को शायद $100 हजार महीना चाहिए, लेकिन जितना भी आपको जीने के लिए चाहिए और वो आप अपने खुद के पर्सनल रिसोर्सेज की इनकम से कमा सकें, तो मैं उसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहता हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसे हासिल कैसे करें। अगर आप 15 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो 15 से 35 की उम्र के बीच 20 साल होते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में, मेरे अपने स्टडी और एक्सपीरियंस के आधार पर 20 साल का समय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए काफी है।
अगर तब तक आप नहीं बनते तो आप गलत देश में नहीं रहते। शायद आपका प्लान गलत है, और गलत प्लान के साथ अच्छा इंसान होना बहुत आसान है। मुझे यह एहसास 25 साल की उम्र में हुआ। 25 की उम्र में मैं कंगाल था और एक अच्छा भला इंसान था। आपको मैं पसंद आता, लेकिन मैं बता रहा हूं, उस वक्त तक मेरे प्लान, खासकर मेरा फाइनेंशियल प्लान, मुझे कंगाल ही रखे हुए थे। अगले 6 सालों में मैंने इन्हें पूरी तरह बदल दिया और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया। तो मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एक सही समय काल में यह संभव है। 15 से 35 यानी 20 साल, इतना टाइम काफी है। आप चाहें तो इसे और भी कम टाइम में कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, लेकिन 20 साल एक ठीक ठाक समय है। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास सही फिलॉसफी होनी चाहिए। फिलॉसफी मतलब आपकी एबिलिटी कि आप नॉलेज इकट्ठा करें और उसे छांट कर देखें और तय करें कि क्या वैल्यूएबल है। जीवन के बारे में एक फिलॉसफी, अपनी सेहत के बारे में फिलॉसफी, अपने परिवार के रिश्तों के बारे में फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स के बारे में फिलॉसफी। और अगर आप सही फिलॉसफी डेवलप कर लेते हैं तो वही आपकी नाव की दिशा ऐसे सेट करती है कि 6 साल में आप वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि पहले 6 सालों में मेरी तरह भटक कर कंगाल खाली बैंक अकाउंट के साथ रह जाएं। यानी सही फिलॉसफी। अब मैं आपको कुछ फिलॉसफीज के बारे में बताता हूं। पहली है गरीबों की फिलॉसफी, और वो ये है, गरीब लोग अक्सर अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। यही गरीबों की फिलॉसफी है। अब अमीरों की फिलॉसफी। अमीर लोग अपना पैसा पहले इन्वेस्ट करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। और चौंकाने वाला जवाब यह है, रकम वाकई मायने नहीं रखती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं है, वाकई इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी। तो मैं आपसे कहूंगा कि यह फिलॉसफी अपनाएं कि पहले इन्वेस्ट करें, फिर बचे हुए पैसे से खर्च करें। पहले इन्वेस्ट, फिर खर्च। और मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब एक बच्चे को $1 का क्या करना चाहिए? पूरे देश में इस पर काफी बहस चल रही है कि बच्चे को $1 का क्या करना चाहिए। एक राय यह है, वो तो सिर्फ बच्चा है और वो भी सिर्फ $1, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मेरी राय में इससे दुनिया भर का फर्क पड़ता है। किसी भी इंसान का फाइनेंशियल फ्यूचर एक बच्चे और $1 से ही शुरू होता है। कोई कहेगा, अरे बचपन तो एक ही बार मिलता है, उसे डॉलर खर्च करने दो। तो आप पूछेंगे कि फिर यह आदत कब रुकेगी? वही शख्स कहेगा, जब वह 50 का होकर मेरी तरह कंगाल हो जाएगा और तब सीख जाएगा। लेकिन हम इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। काश मुझे 25 साल की उम्र से पहले पता चल गया होता तो मैं हाई स्कूल में ही खुद को बदल लेता। अगर वेल्थ 1 और वेल्थ 2 नाम की क्लासेस होती तो मैं दोनों लेता। मैं 25 की उम्र तक बिल्कुल इंतजार नहीं करता, इसलिए जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर। तो बच्चे को $1 के साथ क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक सिंपल बात, कभी भी पूरा पैसा खर्च मत करें। अगर बच्चा पूरा डॉलर खर्च करना चाहता है तो आपको कहना होगा, देखिए पूरा पैसा खर्च मत करें, बिल्कुल भी मत करें। वो पूछेगा, क्यों नहीं? ये मेरा डॉलर है, मैंने कमाया है। आप कहेंगे, मुझे पता है आपने कमाया है, लेकिन फिर भी पूरा खर्च मत करें। वो फिर भी पूछेगा, क्यों नहीं? तब आप कहेंगे, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्यों नहीं। फिर आप उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां वे लोग रहते हैं जो हर पैसा खर्च कर देते हैं। बस उसे गाड़ी में घुमाएं, क्योंकि बच्चे देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं। गाड़ी घुमाते हुए पूछें, क्या आप यहाँ रहना चाहेंगे? बच्चा बोलेगा, माने नहीं। फिर पूछें, क्या आप इन लोगों की तरह रहना चाहेंगे? बच्चा तुरंत बोलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब आप समझाएंगे, तो फिर आप पूरा डॉलर खर्च नहीं कर सकते। बच्चे को संदेश मिल जाएगा। इसीलिए आप उसे शहर के दूसरे इलाकों में ले जाकर यह सब दिखाएं। अगर आप खुद वहीं रहते हैं तब भी बच्चे को आसपास घुमाकर यह बात समझाएं, कभी भी पूरा डॉलर खर्च मत करें। अब मैं आपको अपने हिसाब से $1 का सबसे बढ़िया इस्तेमाल बताता हूं, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसे 15 साल की उम्र से ही अपनाते हैं, और अगर आपकी उम्र 15 से ज्यादा है तब भी आपके पास बहुत समय है। आपके पास अभी भी 20 साल हैं। अगर आप 30 के हैं तब भी आपके पास 20 साल हैं। मेरा मतलब, जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसे शुरू करने के लिए अब भी आपके पास काफी समय है। तो $1 का क्या करना है? मेरी पहली सलाह है, कभी भी $1 में से 70 सेंट से ज्यादा खर्च मत करें। जी हाँ, कभी भी 70 सेंट से ज्यादा खर्च मत करें। अब आपको एक नंबर तय करना होगा कि आप अपनी कमाई में से कितना हिस्सा खर्च करेंगे, और ये नंबर आपकी फिलॉसफी पर डिपेंड करेगा। यह निर्भर करेगा कि आपको अब तक क्या सिखाया गया है या आपने अपने एक्सपीरियंस से खुद को क्या सिखाया है।
जब मैं अपने टीचर मिस्टर चा से पहली बार मिला था, तब मैं हर डॉलर का करीब 110% खर्च कर रहा था। मैं तो बजट फाइनेंस कंपनी के चक्कर लगा रहा था और बार बार अपना फर्नीचर और गाड़ी तक गिरवी रख रहा था। फिर मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक और बेहतर फॉर्मूला सीखा। सबसे पहला नियम, कभी भी 70 सेंट से ज्यादा खर्च मत करें। बच्चे पूछते हैं, अच्छा बाकी 30 सेंट का क्या करें? तो मैं उन्हें सिखाता हूं, 10 सेंट चैरिटी के लिए। चाहे चैरिटी को दें, चर्च को दें या उन लोगों की मदद करें जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। 10 सेंट ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में लगाएं जिनके बारे में आपको अच्छा महसूस होता है। हर डॉलर में से 10 सेंट, इसका मतलब है कि आप सोसाइटी से जो भी लें उसका कुछ हिस्सा दरिया दिल्ली से वापस दें। मेरी राय में कैरेक्टर सिखाने के लिए दरिया दिली से बढ़कर कुछ नहीं है। ना कोई क्लास, ना कोई टीचर, ना कोई किताब कैरेक्टर सिखाने में दरिया दिली से बेहतर कुछ नहीं। और शुरू छोटे अमाउंट से ही करनी चाहिए। मुझे पता है कि अगर बच्चे ये बातें अभी सीख लेते हैं तो वो हर डॉलर में से एक डाइम दें, यानी 10 सेंट निकाल कर देंगे उन लोगों की मदद के लिए जो खुद की मदद नहीं कर सकते और अच्छे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। या अगर आप चर्च जाते हैं तो वहां 10वां हिस्सा यानी टाइथ देना सिखाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो देना कभी कभी मुश्किल लगता है। सोचिए, 1 मिलियन में से 1 लाख देना। कोई कहता है, अगर मेरे पास 1 मिलियन होता तो मैं 1 लाख दे देता, पर मुझे यकीन नहीं, क्योंकि 1 लाख भी बहुत सारा पैसा है। इसलिए शुरुआत तब करें जब अमाउंट छोटा हो। हर डॉलर में से 10 सेंट। अब अगले 10 सेंट को मैं एक्टिव कैपिटल कहता हूं। एक्टिव कैपिटल का मतलब है ऐसा कुछ करना जिससे प्रॉफिट कमाया जाए। एक्टिव कैपिटल यानी अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखना। नौकरी की सैलरी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं सैलरी आपको बस गुजारा कराती है, जबकि प्रॉफिट आपको बहुत अमीर बना सकता है। इसलिए अपनी इनकम का एक हिस्सा कैपिटल के तौर पर अलग रखें, जिंजेंग और करें, जिसे हम एक्टिव कैपिटल कहते हैं। कोई भी आइडिया या कोई भी प्रोजेक्ट जो आप सोच सकते हैं उसमें इस कैपिटल को लगाएं। मैं बच्चों के लिए एक नई किताब लिखने की सोच रहा हूं, और मेरा ख्याल है थी कि उसका टाइटल होगा ऑफ कोर्स बच्चों को टैक्स देना चाहिए। ये टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है। कैलिफोर्निया में तो बच्चे सचमुच टैक्स देते हैं। जब एक बच्चा 7-Eleven स्टोर में जाता है और $1 की कोई चीज खरीदता है, वो दुकानदार कहता है, मुझे 7 सेंट और दीजिए। बच्चा पूछता है, ये 7 सेंट किस लिए? दुकानदार कहता है, ये टैक्स है। बच्चा कहता है, अरे मेरी तो उम्र सिर्फ 8 साल है। दुकानदार कहता है, मुबारक हो, आप मेरे सबसे छोटे टैक्स पेयर हैं, अब पैसे दीजिए। तो कैलिफोर्निया में, जहां मैं रहता हूं, बच्चे भी टैक्स देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें देना चाहिए, और मेरी किताब इस सवाल का जवाब देगी। ऑफ कोर्स बच्चों को टैक्स देना चाहिए। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप अपनी साइकिल कीचड़ में चलाने के बजाय फुटपाथ पर चलाना चाहते हैं तो आपको ये 7 सेंट देने पड़ेंगे। कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हम सबको पैसे देने पड़ते हैं। तो अपनी कमाई में से 10 सेंट कैपिटल के लिए अलग रखें ताकि आप उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकें। और मेरी किताब में ऐसे कई तरीके होंगे जिनसे बच्चे पैसे कमा सकते हैं, जैसे 2 साइकिल लें, एक खुद चलाने के लिए और एक किराए पर देने के लिए। मेरा मतलब, कोई छोटा मोटा बिजनेस सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता जो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। और यह बात नोट कर लें, प्रॉफिट सैलरी से बेहतर है। पहली बात, आमतौर पर आप 15-16 साल की उम्र से पहले नौकरी शुरू नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट आप उससे भी पहले कमाना शुरू कर सकते हैं, इससे पहले कि आप सैलरी कमाने के लायक हों। और प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती। ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ सकता है, कोई लिमिट नहीं। प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ सकता है, ये वाकई कमाल है। तो प्रॉफिट सैलरी से बेहतर है। सैलरी आपको बस गुजारा देती है, जबकि प्रॉफिट से आप वाकई बहुत अमीर बन सकते हैं। अब तीसरा 10 सेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मैं पैसिव कैपिटल कहता हूं। ऐसा कैपिटल जिसे आप किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह को आप पैसा देते हैं, वो लोग उस पैसे से प्रॉफिट कमाते हैं और वे आपको उसके इस्तेमाल के बदले ब्याज देते हैं। और पैसिव कैपिटल से आपको एक ऐसी चीज मिलती है जो आपको तेजी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है, और इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यह आपको ऐसे मिलेगा कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों को इस्तेमाल करने देंगे, वे उससे प्रॉफिट कमाएंगे और आपको ब्याज देंगे। अगर आप इस 10-10-10 और 70 के छोटे से फॉर्मूले को लंबे समय तक अपनाते हैं, खासकर अगर आप 15 साल की उम्र में शुरू करते हैं,
तो मैं कहता हूं 35 की उम्र तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपके पास इतनी इनकम होगी कि आप अपने ही रिसोर्सेज की इनकम से जिंदगी गुजार सकेंगे। पैसिव कैपिटल पर एक और पॉइंट, बाइबल में एक फिलॉसफी बताई गई है। मैं बाइबल का कोई बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन उसमें कहा गया है उधार लेने वाला उधार देने वाले का सेवक होता है। और अगर आप बड़े होकर एक पावरफुल पोजीशन में रहना चाहते हैं, आखिर में जब आप मैच्योर होंगे, शायद आपका खुद का बिजनेस होगा और भविष्य के लिए सब सेट हो जाएगा, तो आपको उस पोजीशन में होना चाहिए जो पावर पोजीशन है, जिसे लेंडर कहते हैं। लेंडर यानी उधार देने वाला, और वही पावर पोजीशन होती है। अगर बच्चे ये बात जल्दी समझ जाएं और फिर आप उनसे पूछें कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो मुझे यकीन है कि समझ आने पर वो कहेंगे, मैं तो एक लेंडर बनना चाहूंगा, खर्च करने वाला नहीं, क्योंकि वही असली पावर पोजीशन है। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ खर्च करने वाले बने रहें, तो लोग आप पर तरस खाएंगे। आपको लेंडर बनना है। मुझे लगता है ये एक फॉर्मूला है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। हर डॉलर में से 10 सेंट ऐसा रखें जिसे कोई और इस्तेमाल करे, यानी लेंडर बने, पावर पोजीशन में रहें, फिर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। क्या हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखा सकते कि $1 लेकर आसपास के आस पड़ोस में देखें, कोई टूटी फूटी वैगन बच्चों की गाड़ी ढूंढें और उसे $1 में खरीद लें, घर लाकर अच्छी तरह साफ करें, रगड़ कर चमकाएं, उसे लाल रंग से रंगें, पहियों को सीधा करें और फिर उसे वापस पड़ोस में ले जाकर $5 में बेच दें। यह तो कोई भी कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या बच्चे को $4 का प्रॉफिट मिलना चाहिए? जवाब है हाँ। सोसाइटी को अब एक मरम्मत की हुई वैगन मिल गई है, और अमेरिका असल में इसी चीज के लिए है। कुछ खोजो, उसे बेहतर बनाओ, प्रॉफिट कमाओ, अपने रिसोर्सेज का एक हिस्सा लगाकर उन लोगों की मदद करो जो अपनी मदद नहीं कर सकते, और कुछ कैपिटल ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाओ जिनके लिए एक आदमी के पास जितना कैपिटल होना चाहिए उससे ज्यादा चाहिए होता है। यह बड़ा रोमांचक होता है, और फिर उन लोगों को उसके इस्तेमाल के लिए आपको पेमेंट करने दो। अमेरिका ने बरसों से यही फिलॉसफी अपनाई है। कम्युनिज्म ने बरसों तक सिखाया कि कैपिटल राज्य के हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में नहीं। और हम बरसों से सिखा रहे हैं कि कैपिटल लोगों के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं। और आखिरकार हम सही साबित हुए। बच्चों के हाथ में कैपिटल, लोगों के हाथ में कैपिटल, प्रॉफिट कमाने वाले और बढ़ने वाले बिजनेस, यही हमारे भविष्य की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा सिंपल फॉर्मूला आपके काम आएगा। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक और अहम पहलू है आपका एटीट्यूड। मैं पहले कहा करता था कि मुझे अपने बिल भरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे टीचर ने मेरी ये सोच सुधार दी। उन्होंने कहा, जरा सोचिए मिस्टर रॉन, आप $100 भरकर अपनी देनदारियां कम कर रहे हैं और अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा, इस नजरिए से देखें तो फिर मुझे बुरा नहीं लगता। उन्होंने कहा, सब इसी पर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। क्या आपको अपने बिल भर के अपनी देनदारियां घटाना और अपनी संपत्ति बढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा? आपका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। मुझे पता चला कि टैक्स के बारे में भी ऐसा ही एटीट्यूड रखना पड़ता है। मैं पहले कहता था कि मुझे टैक्स भरना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे टीचर ने कहा, यह भी एक नजरिया है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि टैक्स वो तरीका है जिससे हम उस हंस की देखभाल करते हैं जो सोने के अंडे देती है? क्या आप अपना हिस्सा नहीं देना चाहेंगे? कोई कहता है, हाँ, लेकिन वो हंस बहुत ज्यादा खाती है। शायद ये सही है, लेकिन हम सब भी तो ज्यादा खाते हैं। हम सभी को डाइट पर जाना चाहिए। मोटा हंस होना बिना हंस के होने से बेहतर है। आखिरकार मैं खुशी खुशी टैक्स भरने वाला बन गया। अब मुझे लगता है टैक्स बहुत ज्यादा है, तो मैं हमारे आर्थिक भविष्य के लिए टैक्स कम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर टैक्स चाहे जितने भी हों, मैं उन्हें खुशी से भरता हूँ और अपना फर्ज निभाता हूँ, क्योंकि पूरा सिस्टम तभी चलता है जब हम सब अपना अपना फर्ज निभाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये तीनों टॉपिक आपके लिए सच में वैल्यूएबल साबित हों और इनका आपके लिए कुछ मतलब हो। मैं चाहता हूं कि एक दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। मैं चाहता हूं कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट इतना हो कि आपको अपने बारे में अच्छा महसूस हो। अगर मुझे कभी आपसे मिलने का मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने लक्ष्यों की वह लिस्ट दिखाएं जिसे आपने लिखकर काम शुरू कर दिया है, और आप कहें, मिस्टर रॉन, देखिए, इनमें से कुछ लक्ष्यों को मैंने पूरा कर लिया है। ये रही लिस्ट उन किताबों की जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये प्रोग्रेस हुई है, मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ। मैं इस साल पिछले साल से बेहतर हूँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मेरी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। मैं सच में आपके लिए यही चाहता हूँ, और इसी वजह से मैंने समय निकालकर यह वीडियो संदेश आपसे शेयर किया है। मैं दुनिया भर में सेमिनार करता हूँ, लेकिन ये एक तरीका है
जिससे मैं आपसे जुड़ सकता हूं अगर आप मेरे सेमिनारों में शामिल नहीं हो पाते। हो सकता है ये वीडियो आपको कहीं मिले और ये आपके जीवन पर असर डाले। मैं चाहूंगा कि आप बाद में मुझे इसके बारे में लिखें या फोन करें या मुझसे मिलें। अब मैं आपको 4 सवाल देना चाहता हूं जिन्हें मैं सोचने के लिए सवाल कहता हूं। ये सवाल मेरे लिए बहुत काम के रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये आपके लिए भी काम के हों। पहला सवाल है, हम सभी पूछते हैं कि हमें इतना कड़ा परिश्रम क्यों करना चाहिए, इतनी क्लासें क्यों लें, इतने साल स्कूल क्यों जाएं, नोट्स क्यों बनाएं, किताबें क्यों पढ़ें, खुद को कसरत और अनुशासन में क्यों रखें। ये अच्छे सवाल हैं, मगर क्यों का सबसे अच्छा जवाब है दूसरा सवाल, क्यों नहीं। क्यों ना देखें कि आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, कितनी क्लासें ले सकते हैं, कितनी स्किल्स सीख सकते हैं। क्यों ना देखें कि आप मार्केट, दोस्तों, परिवार के लिए कितने कीमती बन सकते हैं। क्यों ना देखें कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। क्यों ना देखें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कितना बांट सकते हैं। क्यों नहीं। ये हमारे लिए एक शानदार मौका है, खासकर अमेरिका में, कि हम अपनी जिंदगी से क्या बना सकते हैं जब हमें ये अद्भुत अवसर मिला है। अब तीसरा सवाल है, क्यों नहीं आपके अंदर आत्मसम्मान है तो क्यों नहीं आप बदलाव शुरू करें और लक्ष्य निर्धारित करें। क्यों नहीं आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। काश मेरे साथ और भी कई लोग होते जो अपनी कहानी सुनाते। कोई जिसने शुरुआत में कुछ नहीं था और अब एक बड़ी कंपनी चलाता है। कोई माँ जो पहले सरकारी सहायता पर थी और अब अपना खुद का बिजनेस चलाती है। मेरी कहानी के अलावा और कहानियां होती और अगर वे सब अपनी कहानी सुनाते तो शायद अंत में यही कहती, क्यों नहीं आप। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। अगर हम समझ सकते हैं तो आप भी समझ सकते हैं। अगर हम सब कुछ पलट सकते हैं तो आप भी पलट सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। सारी कहानियां यही कहती हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्यों नहीं आप। आपके पास बुद्धि है, ताकत है, ऊर्जा है, रुचि है। आपकी जिंदगी आगे है, आपका भविष्य है। आप कर सकते हैं। अगर कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम में से कोई भी कर सकता है तो हम सभी कर सकते हैं। और अब आखिरी सवाल है, क्यों अभी नहीं। 20वीं सदी खत्म हो रही है, बस कुछ साल बचे हैं और हम 21वीं सदी के लिए तैयार हो रहे हैं। यही समय है अपने गोल बनाने का, खुद पर काम करने का, अपनी स्किल्स बढ़ाने का, खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का, अपने पैसे और अपने जीवन और भविष्य के लिए अच्छा प्लान बनाने का। क्यों अभी नहीं। मैं आशा करता हूं कि मुझे एक दिन मौका मिलेगा आपसे मिलने का और जानने का कि मेरे इस मैसेज का आप पर कैसा असर हुआ। चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी स्कूल या सेमिनार में, या मैं कभी उस कंपनी में बोलने आ जाऊं जहां आप काम करते हैं। तब तक मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने पाया है वह सब आपके लिए हो और उससे भी बहुत ज्यादा हो। भगवान आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू।